देखिएगा, ओम्स लॉ क्या है, 10th क्लास में आपने इसको थोड़ा पढ़ के आए होगे, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि ये ओम्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उन्होंने एक रिलेशन दिया था, यानी ओम्स लॉ है ये 1825 में जर्मन साइंटिस्ट थे साइमन ओम्स, उन्होंने एक रिलेशन दिया था। ये रिलेशन किस किस के बीच में, इट रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल। तो ओम्स लॉ है वो किसके बीच में, किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये कहता क्या है इसका स्टेटमेंट, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, उसका एरिया यानी कंडक्टर का टेम्परेचर, कंडक्टर का एरिया, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ, ये सारी क्या हो, अगर कांस्टेंट है, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या कहता है, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between 2 points of conductor is directly proportional to current। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी वायर, जैसे कि ये एक वायर है आपके पास, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इसमें यानी क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। तो आपको पता है जब इसमें करंट फ्लो होगा तो हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल वी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी V किसके प्रोपोर्शनल होगा, I। यही तो स्टेटमेंट कहता है। अब देखिएगा, इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें, यानी इसका जो टेम्परेचर है, इसका एरिया और इसका लेंथ, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। वायर का एरिया, लेंथ, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप लेंथ, अगर ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है तो इसके दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल V है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस कंडक्टर वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट I के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देखिएगा, तो V, और आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल रिमूव होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो जब भी रिमूव होगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा R, दैट इज RI। और इसी R को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी सर्किट का। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है V प्रोपोर्शन I, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो आपको केवल कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है, वैसे बहुत रेयर चांस में पूछेगा, क्योंकि 12th क्लास है तो ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन तो कम ही पूछता है, फिर भी आपको याद रखें क्योंकि इसके एप्लीकेशन है। ओम्स लॉ यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए आपको ये आना चाहिए। सिलेबस में हटा दिया था पिछली बार इसको, फिर भी ये पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो आपको आगे का जो इंडक्टर हम पढ़ेंगे, क्या जो रिएक्टर हम पढ़ेंगे, वो सारे आपके टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ओम्स लॉ एक बार समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है कि किसी भी वायर की अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, तो उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I।
और v इक्वल टू आई आर, यानी ये क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम बात करें यहाँ पर कि जो r है, एक मिनट, r इज proportionality constant that known as resistance, यानी ये जो R है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो ये ओम्स का नियम था, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है, ये कई बार पूछा जाता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I, और इसी को हम बोल देते हैं VI ग्राफ। इसी का नाम क्या है, VI ग्राफ, यानी पोटेंशियल और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि बच्चों जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है। और आपको ये भी पता है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो वी आई ग्राफ है ये हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि बाय ओम्स लॉ वी एंड आई बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आर है वो कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। समझ गए, यानी जैसे जैसे अगर v बढ़ेगा, जितना v बढ़ेगा उसी रेशियो में r बढ़ जाएगा, सॉरी i बढ़ जाएगा। इसलिए r क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। r एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से, हम डाइलेक्ट्रिक वगैरह स्लैब करके, प्लेट का एरिया वगैरह चेंज करके, इस तरह से हम उनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि यानी देखिएगा, अगर हम बात करें, ये वाई एक्सिस पे है टेन थीटा, सॉरी ये आई वी है, वाई एक्सिस पर है, तो यानी ये कितना हो गया, यहाँ पर वी के बराबर हो गया, और ये क्या है, आई के। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें, तो जो टेन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन आई। क्लियर, यानी जो r है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, टेन थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वी आई ग्राफ का जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी था ये, आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है कि वी आई जो ग्राफ है उसके बारे में। अब देखिए, एक दो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है कि किस तरह से, वैसे तो आप बता सकते हैं, मुझे पता है, उम्मीद है कि एक यहाँ पर मैं ग्राफ दो कर रहा हूँ आपसे, बस वी आई ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक वायर ले रहा हूँ, ये ए है, ये ए वायर का ग्राफ है, ठीक है ना, और एक दूसरा बी वायर का ग्राफ, ये जो वी आई ग्राफ है ना, एक ए का है और एक बी का है। तो आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन, रेसिस्टेंस, यानी किसके लिए पूछ रहा हूं मैं, यानी बताइए, आर ए का रेसिस्टेंस बड़ा है या आर बी का रेसिस्टेंस बड़ा है, पहला। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आर बी ग्रेटर देन आर ए। थर्ड ऑप्शन आपके पास, आर ए इक्वल टू आर बी। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू यूनिट, यानी 1। मैं लिख देता हूँ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। ग्राफ को देखिएगा,
तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम, चलो मैं वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये एक कोई वायर है, दूसरा वायर है ए, मानती कॉपर का है, किसी का भी है, किसी मेटल का है, और दूसरा वायर बी है, ठीक है ना। इन दोनों के लिए ग्राफ बना रखा है आपसे। अब आपसे पूछा है किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, मैं देख रहा हूँ किस किस का रिप्लाई आ रहा है। सेकंड ऑप्शन आया है गुंजन का, याना कह रही है सेकंड, यानी बी का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, एक ही वजह है। और बताइए भाई कोई। बी की, एक का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तीन में ए बी, आयुष चौधरी कह रहा है फर्स्ट। मैं तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीनों के लिए सेम ऑप्शन है, ठीक है ना, मैं अलग अलग पूछूंगा आपसे। भूपेंद्र कह रहा है ए ज़्यादा है बी, और सेकंड ऑप्शन में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है और ये बी, और थर्ड में यहाँ लिख देता हूँ, तीनों क्वेश्चनों के लिए एक ही ऑप्शन है। जगप्रीत कह रही पहले के लिए, ठीक है ना, पहले के लिए जगप्रीत कह रही थी कि ए ज़्यादा है किसका, बी का। और कोई फर्स्ट किस किसका है, एक बार हैंड रेज कीजिए। फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट किस किसका है। अच्छा आयुष का सही है, एक आयुष का बता रहा है सही है मेरा, ठीक है। दूसरा कौन है हैंड रेज, जगप्रीत, ठीक है। सेकंड वाले का बी ज़्यादा का, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल अपने ईमानदारी से सोचना आपने कि सही बताया कि नहीं बताया, चीटिंग नहीं करनी। देखिए ये वी आई ग्राफ है, अभी हमने पढ़ा था सेकंड में बी, नहीं तुम समझ नहीं रहे, देखो ध्यान से क्वेश्चन जो मैं समझाऊं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर आंसर दी। अभी हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस होता है वी आई, वी अपॉन आई, ठीक है ना। अब इनमें वैल्यू तो दे नहीं रखी है आपको, अब आप और एक ये भी पता है आपको कि रेसिस्टेंस आर है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, यानी जिसका थीटा ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। वी आई ग्राफ में, वी आई ग्राफ में जिसके लिए टेन थीटा ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। यहाँ पर देखिएगा किसके लिए टेन थीटा ज़्यादा है, ये थीटा ए है और ये थीटा बी है, क्लियर। यानी यहाँ पर देखिएगा ए का एंगल ज़्यादा है किसकी रेस्पेक्ट में, बी के एंगल के, इस एक्सिस से ए का एंगल ज्यादा है और किसकी रेस्पेक्ट में, बी के एंगल से, यानी जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो पहले वाले के लिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। कई बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ए वाले की लाइन बड़ी बना दी इसलिए इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आपको वो इस तरह से कंफ्यूज करेगा कि ए की लाइन को ज्यादा बड़ा करके बी की लाइन को, या ऐसे भी कर सकता है ए की लाइन को ज्यादा थिक कर देगा और बी की लाइन को थिन कर देगा, उस केस में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि वी आई ग्राफ का जिसके लिए थीटा बड़ा है उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं, अब हैंड डाउन कर लीजिए भैया, अब ठीक है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा है, यहाँ पर भी एक का ही ज़्यादा है, क्योंकि थीटा किसके लिए ज़्यादा है, एक, ठीक है। अब मुझे बताइए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में किसका आ जाएगा फिर बताइए। थर्ड वाला देख लीजिए, आप तो थर्ड वाला तो बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। आप कोई भी मैसेज कीजिए थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऑप्शन, सेकंड आयुष चौधरी कह रहा है सेकंड, बी का ज़्यादा। और कोई, थोड़ा सा क्लियर कीजिए।
याना कह रही है सेकंड, बी का ज्यादा है, बी। भूपेंद्र कह रहा है बी। जगप्रीत तुम थोड़ा सा ढंग से नहीं देख रही हो क्वेश्चन को। ये पूछ लिया गया था बोर्ड में और बच्चे कंफ्यूज हो गए, रॉन्ग कराए थे इसमें। बी, गुंजन कह रही है बी। इन तीनों में कुछ अंतर नहीं लग रहा तुम्हें? इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं लग रहा तुम्हें? ये तीसरे नंबर का है, कुछ अंतर लग रहा होगा? हाँ, कोऑर्डिनेट का अंतर है, ठीक है ना, चेंज है। देखो यहाँ पर वी आई ग्राफ है, ये वी आई ग्राफ है ये, जबकि ये आई वी ग्राफ है। इसमें ध्यान रखना है आपको, ये वी आई ग्राफ है जबकि ये क्या है, आई वी ग्राफ है। हमेशा थीटा आई से लेना है, ठीक है ना, थीटा किससे लेना है, आई से लेना है। तो यहां से जब थीटा लेंगे तो किसका ज्यादा आएगा, बी का आएगा या ए का आएगा? थीटा बी का ज्यादा होगा, ये कौन जी बी का ज्यादा है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ ए। तो ये आपको इसमें गलती करोगे वो आपको आप, क्योंकि आप सीधा वी आई ग्राफ पढ़ेंगे, आप ये ध्यान नहीं देंगे कि ये आई और वी नहीं, ये आगे भी और इसको डिटेल करेंगे हम। ये आई और वी ग्राफ है ये, ना कि वी आई ग्राफ। तो समझ आ रहा है ना ये, कि आपको देखना कि ग्राफ किन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में पूछा गया है। अब देखिएगा, एक ऐसा एक कहाँ पे गलत करते हैं कि मैं आपको ये इस तरह से एक क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं एक बार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू के क्यू। भूपेंद्र हैंड नीचे कीजिए, अब हैंड डाउन कीजिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं देखिएगा आपसे ग्राफ ड्रॉ कराता हूं मैं, या आपने ड्रॉ किए होंगे ई एंड ई वर्सेज आर के बीच में। ई वर्सेज आर के बीच का जो ग्राफ है वो आप इजीली ऐसे बना देते हैं, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे बन गया। फिर चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे क्यूब में हो, चाहे सिंपल हो, अगर यहाँ पे आर होता ना पोटेंशियल, तो वहां पे हम ई इंटू ये आर हो गया, ये डिस्टेंस के साथ हो गया, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपसे ये पूछेगा ई और आर के बीच में ग्राफ, ना कि आर स्क्वायर के बीच में। तुम सोचोगे कि यार आर स्क्वायर क्यों नहीं दिया, यहाँ फॉर्मूले में तो आर होता है, डिस्टेंस होती है तो आर के। अब देखिए कई बार आपसे क्या पूछेगा कि ई एंड 1/r के बीच का ग्राफ खींचिए, ई और 1/r का, तो उस केस में यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ई और 1/r। क्योंकि ये 1/r के लिए ई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। ई है, समझिए, ई है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो आर और ई है, ई और आर है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ई 1/r के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ना, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस केस में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसमें गलती नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। देखिए हर बार क्या होता है एग्जाम में, बच्चा 5 नंबर के लगभग क्वेश्चन तो इसलिए गलत कर आता है कि वो क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ता है। वो 2-3 लाइन पढ़ेगा फिर सोचेगा हाँ मुझे आ गया। तो ग्राफ में आप देखेंगे ये तो बहुत इजी है, वी आई ग्राफ का, जिसका थीटा बढ़ा उसके लिए रेसिस्टेंस बढ़ा। आप ये नहीं सोचते कि वो इतना एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है तो इतना क्या पता इतना इजी तो नहीं देगा, तो वो वी आई की बजाय आई वी भी कर सकता है। तो थीटा हमेशा किससे कंसीडर करना है आपको, आई से कंसीडर करना है, ठीक है ना। आया जगप्रीत समझ में? हुआ कि नहीं क्लियर जगप्रीत? हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ग्राफ है वो किन किन दो फिजिकल क्वांटिटी का, वी आई ग्राफ है या आई वी ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ओम्स लॉ के बारे में हम बात कर चुके थे, अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस, देखिए रेसिस्टेंस के बारे में बच्चों आपको पता है कि रेसिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखिएगा रेसिस्टेंस
होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है ना। वैसे तो कंडक्टर ही नहीं बोलेंगे हम, प्रत्येक मैटर की या प्रत्येक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेसिस्टेंस कंडक्टर में ही नहीं होता, रेसिस्टेंस इंसुलेटर में भी होता है, रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर में भी होता है। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो लकड़ी है, कागज है, कोई भी मटेरियल है, उन सभी के अंदर रेसिस्टेंस होगा। किसी का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, किसी का रेसिस्टेंस कम है। जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, जिसमें रेसिस्टेंस कम है उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, it is a physical property of any conductor that oppose flow of charge। यानी जो रेसिस्टेंस है वो किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है। चार्ज का फ्लो होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट को भी अपोज करेगा, क्योंकि करंट है वो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। तो जो रेसिस्टेंस है वो किसके फ्लो होने का अपोज करता है, चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है। जैसे आपने रोड के ऊपर ब्रेकर देखे होंगे, जो ब्रेकर हैं वो क्या काम करते हैं, आपकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी आपकी स्पीड को अपोज करते हैं। वही रोल किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है। किसमें, चार्ज कंडक्टर के अंदर। वो भी करंट को कंट्रोल करता है, करंट को फ्लो करने, हाई वैल्यू से फ्लो होने से रोकता है। क्लियर। अब देखिएगा रेसिस्टेंस को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई। इसकी बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आप निकाल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, यानी वी अपॉन ए। और इसी को हम बोलते हैं ओम। साइंटिस्ट के नाम पर हम क्या लिखते हैं इसको, ओम। और ये सिंबल होता है किसका, ओम का। ठीक है ना। तो यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम किस नाम से बोलते हैं, ओम से। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 ओम। एक ओम को डिफाइन कीजिए। एक ओम की डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अब कल हमने एक वोल्ट की डेफिनेशन निकाली थी, तो एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा। अगर किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर अगर हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं, किसी भी कंडक्टर वायर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने पर उसके जो एंड्स हैं या 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो जाता है तो रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, देन इफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, नोट्स में आपको लिख रखी है प्रॉपर लैंग्वेज, पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, देन रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम। क्लियर। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायमेंशन, और एग्जाम में पूछी है। डायमेंशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। या फिर मैं कल सभी से पूछूंगा डायमेंशन क्या होती है रेसिस्टेंस की, ठीक है ना। आप खुद बताएंगे, निकाल सकते हो। आपके पास V की डायमेंशन और I की डायमेंशन आपके पास पता है, नहीं भी पता है तो V को और स्प्लिट कर लीजिए W/Q से, और उसके बाद आप डायमेंशन बताएंगे किसकी, रेसिस्टेंस की। 1 मिनट में टाइम देखता हूँ कितना बचा हुआ है, अभी तो काफ़ी है, अभी हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस के जो रेसिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक है ना। लेंथ के बारे में बात करें कि जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, L के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी भी वायर की आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे। अगर लेंथ को हमने डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेंथ को हमने हाफ कर दिया
तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ को हमने 4 टाइम कर दिया तो रेसिस्टेंस भी 4 टाइम यानी सेम टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड की बात करें, सेकंड हम बात कर रहे हैं एरिया। एरिया के जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आपके पास कोई कंडक्टर वायर है, उसका रेसिस्टेंस R है, अगर आपने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया, एरिया आपने अगर इंक्रीज कर दिया तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहां पर देखिए, लेंथ अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वायर है, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जो थिन होता है, पतला होता है, उस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। और या फिर इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से पूछ सकता है कि एक थिन वायर में या थिक वायर में किस वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो अब आपको पता है कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है। तो आपको पता है कि पतले तार का रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, इसलिए पतले तार में करंट कम जाएगा, किसकी रेस्पेक्ट में, मोटे तार की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। भाई मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जाम, अगर किसी भी वायर का एरिया को आपने 2 टाइम कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया को आपने 4 टाइम कर दिया तो रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। लेकिन आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी वायर है, उसकी रेडियस को 2 टाइम कर दिया, रेडियस को 2 टाइम कर दिया तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 4 टाइम इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन 4 टाइम डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन 2 टाइम इंक्रीज, और फोर्थ ऑप्शन 2 टाइम डिक्रीज। यानी किसी भी वायर की रेडियस को हमने क्या किया है, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, यानी 2 टाइम इंक्रीज किया है, तो उसका रेसिस्टेंस है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा या 4 टाइम डिक्रीज होगा या 2 टाइम इंक्रीज होगा या 2 टाइम डिक्रीज होगा। जल्दी से बताइए सोच के, रेसिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज होगा। नेक्स्ट और कोई बच्चे, चंचल नहीं है क्या?